थैंक यू वेरी मच इब्जा, मुझे ये मौका देने के लिए। और ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि जो टॉपिक रखा गया है, हेजिंग टूल्स फॉर ज्वेलर्स इन वोलेटाइल मार्केट। अब ये हेजिंग टूल्स की बात उस वक्त में हो रही है जब इस वक्त दुनिया भर में अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को देखें तो सबसे ज़्यादा बात इस वक्त गोल्ड को लेकर हो रही है। गोल्ड प्राइस की बात तो हो ही रही है, गोल्ड का मार्केट जो वोलेटाइल हुआ है उसकी बात हो रही है, और उसके अलावा गोल्ड की बहुत सारी दिलचस्प कहानियां सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे वो फोर्ट नॉक्स हो या गोल्ड की शिफ्टिंग हो LBMA से कॉमेक्स पर। मतलब अलग अलग कहानियां भी गोल्ड की सामने आ रही हैं। ऐसे वक्त में हेजिंग की बात करना बहुत लाजमी इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि जब गोल्ड का मार्केट इतना वोलेटाइल है, मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हेजिंग की महसूस होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ज्वेलर्स यहाँ पर आए हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, वो कई बार ये होता है कि हेजिंग लोग सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन उनको लगता है ठीक है हेजिंग की बात हो रही है, होने दो। करने में इंटरेस्ट नहीं होता है शिवांशु जी, है ना। हेजिंग की बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और लेकिन लोगों को लगता है ठीक है यार ये तो बात है, निकल जाएगी। जैसे स्टॉप लॉस है, सुनने में सबको अच्छा लगता है, लगाता कोई नहीं है ना। तो उसी वही बात हेजिंग के साथ भी कमोबेश हो जाती है। लेकिन आप जरा, मैं अगर एक सवाल डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट, हालांकि ज्वेलर को ये बात मालूम होती है लेकिन फिर भी जो इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं उनके लिए, कि एक ज्वेलर के लिए हेजिंग करना क्यों जरूरी है? जी हाँ, धन्यवाद सबसे पहले। मेरा ख्याल है कि आपने खुद ही, वो कहते हैं ना, जवाब मिला, सवाल सवाल में ही मुझे जवाब मिला। तो बात यह है कि आपने खुद ही कहा कि 2020 मैं समझता हूँ एक टाइम था कोविड के दौरान जब वॉलेटिलिटी इसी लेवल पे थी। मैं आंकड़े देख रहा था तो एनुलाइज नंबर कोई 40% के ऊपर गोल्ड का, और इंडिया 6,80,000 करोड़ का बुलियन इंपोर्ट करता है डोरे मिला के। इस पे अगर आप वो वॉलेटिलिटी का नंबर लगाएं तो रिस्क कितना बढ़ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क, वो देश का रिस्क एक हो गया, बिजनेस का जो रिस्क है, जो हमारे सरोकार का जो रिस्क है, उसके अंदर एक्सचेंज के प्राइसेस में ना सिर्फ गोल्ड, ना सिर्फ एक्सचेंज रेट, बल्कि कस्टम ड्यूटी की भी हेज मिलती, जो कि महीने में 2 बार ऊपर नीचे होती है। और कई बार पॉलिसीज़ में आपने देखा है 9% का भी डिफरेंस आया था। तो इन तीनों चीज़ों को हेज करना ज़रूरी है। और मैं पॉजिटिव एक देखता हूँ ट्रेंड के, लोगों के अंदर एटीट्यूड बदल रहा है ज्वेलर्स के अंदर। वो पहले इन्वेंट्री को एक गिवन देखते थे कि ये तो सालों साल बढ़ती जा रही है, मेरा एसेट है ये। बट अब वो टू वे मूवमेंट्स इतनी हुई हैं कि अब वो उसे ऑप्शंस के ज़रिए हेज करना शुरू कर चुके हैं। और ये बात स्पष्ट होती है जब हम ऑप्शन की ग्रोथ, फ्यूचर की ग्रोथ दोनों देखते हैं, तो दोनों चल रहे हैं, मगर ऑप्शंस पिछले 3 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 200% के ऊपर रहा है। 200%? जी। अच्छा। एंड फ्यूचर्स भी रोबस्ट है, 20% CAGR से ग्रो कर रहे हैं। मगर ऑप्शंस में जो ये रुझान बढ़ा है ज्वेलर्स का, क्योंकि अब वो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑफर करते हैं, वो इन्वेंट्री को, डाउन साइड को हेज करके चल रहे हैं। ये पहले नहीं होता था, शायद ये धीरे धीरे एक क्रिटिकल मास जनरेट हुआ है। आप तो उस दिन भी मौजूद थे जब ये लॉन्च हुआ था 2017 में, बिल्कुल। अरुण जेटली जी के कमल के उनके हाथों से। और मैं समझता हूँ अभी 8 साल का समय हुआ है, मगर इसका जो पिकअप है वो काफ़ी इंकरेजिंग है। नहीं, ये आपने कहा कि ठीक है कि वोलेटाइल मार्केट में हेजिंग निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी टूल है। लेकिन अब बहुत देखिए, मैं मतलब मैं ये बहुत ही क्या मतलब आइडियोलॉजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात की ज्वेलर्स के मन में ये होता है कि ठीक है हेजिंग तो तब करो जब मार्केट वोलेटाइल हो, है ना। लेकिन जब मार्केट एक तरफा हो तो हम अपने गेन को क्यों लिमिट कर दें। मतलब अभी रोकड़े जी कह रहे हैं गोल्ड गिरेगा ही नहीं, है ना, 90,000 से ऊपर जाएगा, जब बड़ी तेज़ी ही है सामने। तो हेजिंग करके अपने मतलब जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, उसको हम क्यों लिमिटेड कर दें। कि बहुत लोगों के मन में सवाल पूछते नहीं है वो, ये लेकिन सवाल होता है उनके मन में। बहुत अच्छा सटीक सवाल है, हाँ। और इसका जवाब तो मौजूद है। वो ये है कि देखिए, जब आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, मैं सिर्फ फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर्स से तो एक नो प्रॉफिट नो लॉस किस्म का हेज हो जाता है। मगर ऑप्शंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपना डाउन साइड से सुरक्षित होते हुए भी अपसाइड में पार्टिसिपेटिव रह सकते हैं। तो ये अगर रोकड़े जी का जो कंसर्न है, वो ऑप्शंस के जरिए हल हो सकता नहीं है। नहीं, कंसर्न नहीं है उनका। मैं तो उनकी मतलब उनका एग्जांपल दिया कि हाँ। भाई उनको रोकड़े जी को मतलब बहुत सारे ज्वेलर्स को ये लगता है कि भाई गोल्ड के दाम अभी बढ़ने ही वाले हैं, हाँ। है ना, एक तरफा तेजी है, वोलेटाइल मतलब
वोलेटाइल मार्केट का मतलब हुआ ऊपर नीचे दोनों होना। Yes. वो कह रहे जब ऊपर ही जाना है तो क्यों हेज करके अपना मतलब प्रॉफिट को हम लिमिट करें। तो उन्हें उन्हें ऑप्शंस में काम करना चाहिए, एक प्रीमियम देके। जैसे लाइफ इंश्योरेंस भी तो आदमी लेता है ना, उसको भी तो लगता है कि जिंदगी तो कई साल आगे जानी है, तो वो प्रीमियम देता है ना 1% का। तो उसी तरह ऑप्शन भी प्रीमियम देके अच्छा अपने आप को अपसाइड में प्रोटेक्टिव, डाउनसाइड में प्रोटेक्ट करके अपसाइड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, वैसे तो सबको मालूम है हेजिंग कैसे करते हैं, लेकिन आप जरा अगर बता पाए, मान लीजिए किसी के पास 10 किलो की इन्वेंट्री है या 20 किलो की इन्वेंट्री है गोल्ड की, कैसे हेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इन्वेंट्री का सवाल है, इन्वेंट्री को हेज करने का मतलब है कि आप अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम ना हो, और आपका टाइमिंग मिसमैच है, मतलब वो बिका नहीं है माल, उसके आपने माल लिया है। दो ही तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आपके पास ऑर्डर है और माल नहीं है, या माल है अभी ऑर्डर नहीं है, मतलब आपने इंपोर्ट कर लिया है तो उसे ऑफसेट हेज कर दिया, MCX पे शॉर्ट पोजीशन दे दी, शॉर्ट हेज कर दिया, तो वो आपकी इन्वेंट्री एक इलेक्ट्रॉनिकली बिक गई एक प्राइस के ऊपर फ्यूचर्स में। और जब जब वो माल बिकता जाता है तो आप फ्यूचर्स को काटते रहते हैं। ये तो हो गया फ्यूचर्स की हेजिंग, इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है, राइट। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में एक प्रीमियम ट्रेड होता है, उस प्रीमियम को आप, अगर आप एक बायर ऑफ ऑप्शन हैं तो आपने एक प्रीमियम देके उस भाव पे, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर से 82,000 के स्ट्राइक पे आपने पुट ऑप्शन खरीद ली, तो अगर वो 82,000 के नीचे बाजार जाएगा तो आपका लॉस जो है इट विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम विच यू हैव पेड। जस्ट लाइक आई गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो हर साल जितना कटता है उसको आप पे करके हमेशा के लिए, आपने 82,000 के नीचे जब वो जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपने पुट खरीदी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अपने 82,000 के ऊपर की पोजीशन को फ्यूचर से हेज कर दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, और अगर आपका इन्वेंट्री नीचे 82,000 के नीचे जाता है तो आप हाँ, प्रॉफिट। अच्छा ठीक है। अब मैं एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ सब इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, मेहता जी भी हैं और रोकड़े जी भी हैं, दो बड़े जो ज्वेलरी के संगठन हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मेहता जी, कितने ज्वेलर्स होंगे देश भर में, मैं जानना चाहता हूँ, ज्वेलर्स कितने होंगे? 3 लाख? 3 लाख रोकड़े जी, 3 लाख ज्वेलर्स? 3 से 4 लाख पकड़ लेते हैं, 4 लाख पकड़ लें, एवरेज मान लीजिए 4 लाख, ठीक है। 4 लाख ज्वेलर्स में से कितने ज्वेलर आपके प्लेटफॉर्म पर हेज करते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है उसका एक सिंगल जवाब अगर मैं देने जाऊं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो KYC फॉर्म्स में VCP जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया, वो मैं उसे एक हेजर मानूंगा। मगर ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ के ज्वेलर्स कई हैं जो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नंबर तो दे सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय दैट नंबर। द एक्चुअल नंबर इज मच हायर देन व्हाट दे क्लिक एज VCP। बट जितने भी लिस्टेड ज्वेलर्स हैं ओपनली अपनी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस में बताते हैं कि लिस्टेड तो बहुत कम है ना, 4 लाख में से कितने लिस्टेड होंगे? बहुत कम, बहुत कम। परसेंटेज भी नहीं निकलेगा उसका। तो ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये काफ़ी रोबस्ट लाखों का आंकड़ा होगा, बट मैं इसमें एग्जैक्ट नंबर इस कारण से नहीं बता पाऊंगा कि VCP खुद अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया। भोला राम एंड सन्स हैं, लेकिन वो अपने आप को ज्वेलर हैं, हेज भी करते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि ठीक है, जो ज्वेलर यहाँ पर आए हैं या जो B2B या आप कह लें कि थोड़ा सा अवेयर ज्वेलर है, वो तो आ जाते हैं, उनको समझ में आ जाती है। मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, उन ज्वेलर्स के लिए पूछ रहा हूँ जो सुदूर बहुत रूरल एरियाज में बैठे हैं, Yes. है ना, ज्वेलर हैं, उनको नहीं इन्वेंट्री है उनके पास, ऐसा नहीं कि वो छोटे ज्वेलर हैं, ज्वेलर बड़े हैं, बट उनका एक्सेस नहीं है आपके प्लेटफॉर्म तक, या उनको इस बात की ठीक से मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे हम हेज करें। फिर उनका काम कैसे चलता है विदाउट हेजिंग, ये जानना चाहता हूँ। उनको उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या बिल्कुल। मैकेनिज्म आप डेवलप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, जहाँ तक इस शहर के Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ हैं, इससे हमारी एक चेष्टा रहती है, उसे हमने मैप किया हुआ है, और हमारी टीम लगभग 200 से 250 अवेयरनेस प्रोग्राम्स Tier 2 Tier 3 सिटी टाउन तालुका में हर साल करती हैं। उसमें से कुछ प्रोग्राम्स जो लार्ज स्केल पे हैं IBJA के साथ भी किए जाते हैं, कुछ GJC के साथ भी किए जाते हैं, और बाकी जो लोकल सराफा संघ हैं छोटे से छोटे जगहों के, वहाँ पे हमारी टीम्स ट्रैवल करके उनको एक जुड़ाव बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह के सवाल ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं, जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस लेवल 100% हर जगह तो है नहीं, तो उन सवालों को हम कोशिश करके एड्रेस करते हैं कि आपको किस तरह मेन स्ट्रीम में आना है। और यही थीम IBJA और GJC का भी है कि किस तरह ऑर्गेनाइज
ज्वेलर्स को और ऑर्गेनाइज करना है, उन्हें ज्ञान देना है। पहले आप जानते हैं यहाँ पे वैट था, फिर जीएसटी था, हॉलमार्किंग आई, पीएमएलए आया, इतना कुछ आया है कि अगर ये नहीं करेंगे हम तो वो फ्रेटर्निटी के लिए हम जस्टिस नहीं कर रहे। तो ये हमारा एक छोटा सा ठीक केस है, ये आपने कहा कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। अगर आप ये कुछ डेटा शेयर कर पाएँ या कुछ ये बता पाएँ कि जो आप अलग-अलग छोटी जगहों पे जो आप सराफा एसोसिएशन या इर्जा के साथ या और किसी संगठन के साथ आप करते हैं प्रोग्राम, क्या वो कन्वर्ट होते हैं हेजिंग में आपके प्लेटफ़ॉर्म पर? पहला सवाल। और दूसरा कि दो ज्वेलर्स के हेजिंग पैटर्न में क्या कुछ डिफरेंस भी आप देख रहे हैं या कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही पैटर्न? यस, डेफिनेटली वो नंबर ऐड हो रहा है, जो क्योंकि केवाईसी खुलते हैं एक्सचेंज में आने के लिए उनको केवाईसी खोलना पड़ता है, तो वहाँ पे एक नंबर ऐड होता है जो दिखता है। जहाँ तक दूसरी बात आपने कही, डेफिनेटली बहुत बड़ा अंतर रहता है। फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स छोटे बड़े सभी पहले सिर्फ फ्यूचर्स के जरिए हेजिंग करते थे, मगर ऑफ लेट आपने देखा होगा उनको अंडरस्टैंडिंग मिली तो ज्वेलरी की जो ओकेजन्स होती है, दिवाली, अक्षय तृतीया, ऐसे में जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्कीम्स पुट ऑप्शंस के ज़रिए ऑफर होती है। और ये मैं कंफर्म बेसिस पे कह सकता हूँ कि कुछ बड़े ज्वेलर्स ने और मीडियम स्केल के ज्वेलर्स ने इसे किया भी है और इसके बारे में बात भी की है। तो उससे क्या होता है कि सपोज़ आप आज गए स्टोर में, आपने अपनी कंफर्मेशन दे दी कि हाँ मैं बुकिंग अमाउंट है, मगर आज से लेके अक्षय तृतीया तक जो लोअर प्राइस होगा मैं आपको बताऊंगा, आप उस दिन का प्राइस मुझे देंगे? वो कहते हैं हाँ मैं दूंगा, तो वो पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो वो जो एक छोटा सा प्रीमियम पे किया वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मगर ये स्कीम जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर हो गई, इससे कस्टमर का भी फायदा, तो जो एक्सचेंज इकोसिस्टम का फायदा एंड टू एंड जा रहा है आगे तक। ये चीज़ को हमें बढ़ोतरी देना और ज़रूरी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से प्रोटेक्शन मिले बिजनेस मॉडल्स को हमारे ज्वेलर्स। एक सवाल और है कि जो ज्वेलर्स अब तक आपके प्लेटफॉर्म पर हेजिंग के लिए नहीं आए हैं, है ना, और वो आना चाहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा छोटे ज्वेलर्स को भी आप लाना चाहें अगर अपने प्लेटफॉर्म पर हेजिंग टूल का इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए क्या कुछ एमसीएक्स नया कर रहा है कि आप उसको कितना और ज़्यादा इजी बना रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ नया हो रहा है? जी हाँ, आई थिंक जहाँ तक जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, दोहराने की बजाय कि अवेयरनेस सीरीज़ के अलावा जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं, छोटे डिनोमिनेशन में भी हम लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे एक 1 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 8 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि जो छोटे ज्वेलर्स भी हैं वो इसके ज़रिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और ये आसानी इसके अंदर रहे। और जहाँ तक ट्रेडिंग की आसानी की सवाल है, वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। मेंबर्स भी हमारे जो हैं वो हर पिन कोड में इस देश के लगभग मौजूद हैं, और जो मेंबर्स हैं उनके फ्रेंचाइजीज या ऑथराइज पर्सन जिसे कहा जाता है वो फर्दर पिन कोड में मौजूद हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आजकल इतना कोई मुश्किल है किसी को, कोई ऐसा दौर से हम जा रहे हैं कि नॉलेज की कमी हो। लोग कमोडिटीज़ में, इक्विटीज़ में, सब में हिस्सेदार ट्रेडिंग करते हैं, तो वो बहुत आसानी से खोल सकते हैं अकाउंट्स। अच्छा, क्या कुछ आप नए प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर, ताकि उनका रुझान बढ़े? जी हाँ, सबसे पहले तो अभी हमने रिसेंटली अपने मंथ जो बाय मंथली गोल्ड ऑप्शन था 1 केजी का, उसे मंथली एक्सपायरी किया ताकि प्रीमियम में एफिशिएंसी आए, इकोनॉमी आए और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ये जो चीज़ है इसका रिजल्ट हमें दिख रहा है ऑलरेडी। 2,01,000 करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर अभी 28 तारीख को हुआ है उसी कॉन्ट्रैक्ट में। ये मॉडिफिकेशन की थी हमने नवंबर में, तो ये चीज़ हम बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी करने की हमारी इच्छा है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। और जहाँ तक छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल है, अब आप देखेंगे कि सिल्वर 1 केजी बार लॉन्च हुई थी 2.5-3 साल पहले, उसका आज तक 400 टन चांदी सिल्वर 1 केजी बार के थ्रू, ये रिटेल डिमांड ही है बेसिकली, वो हुआ है। आगे चल के भी हम इनोवेशन के ज़रिए और प्रोडक्ट्स ला रहे हैं कुछ, जिनके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगा। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है शिवांशु जी, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप आंसर कर पाएँ उसका। जैसे अभी ग्लोबल मार्केट में एक कहानी चल रही है कि एलबीएमए से गोल्ड शिफ्ट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पेपर जो गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था किसी रिपोर्ट में कि ये 1 ऑunce अगर फिजिकल गोल्ड है तो उसके बदले में 100 ऑunce या 400 ऑunce तक गोल्ड का ट्रेड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि
जितना ट्रेड हो रहा है अंडरलाइंग उतना सपोर्टिव नहीं है। क्या इसका कोई रिस्क मतलब इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है? मैं डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ। जी हाँ, आई थिंक जो आपने जो जनवरी सेकेंड हाफ, जनवरी एंड के आसपास ये सुनने में रिपोर्ट्स आई थी, आई थिंक व्हाट दे वर पर्टेनिंग टू इज दैट द स्प्रेड बिटवीन द स्पॉट मार्केट्स ऑफ लंदन एंड द इंटरनेशनल फ्यूचर्स हैड इंक्रीज्ड रैपिडली, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम पीपल वर स्पेकुलेटिंग, उनको लग रहा था कि लंदन के वॉल्स के अंदर कितनी गोल्ड की क्वांटिटीज़ हैं। बट बाद में जो रिपोर्ट्स देखने में आई, वो सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गई। लोगों को ये सब चीज़ें टैरिफ के डर से या ख़तरे से इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होती हैं। अक्सर पहले कोविड में भी हुई थी एक बार, थोड़ी सी डिस्लोकेशंस देखी जाती है, बट अल्टीमेटली पैरिटी रिटर्न होती है। इंडिया का जहाँ तक सवाल है, वो तो सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट प्रीमियम बढ़ गए थे उस टाइम, उस दौरान, और उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हुई, और थोड़ा बहुत प्रीमियम डिस्काउंट्स जो है किसी भी कंट्री में, उस पर इन चीज़ों का असर तो आता है, कनेक्टेड मार्केट्स हैं। लेकिन जो लोग, इससे ये पता चलता है कि हेजिंग कितनी ज़रूरी है। जो लोग हेज रहते हैं, जैसे पिछली बार कस्टम ड्यूटी में भी फ़र्क आया था, आपने देखा, तो वो लोग सेफ रहते हैं, ताकि उनके बिजनेस के जो मार्जिन तो इतने हैं नहीं, किसी बिजनेस में भी नहीं है, तो उन्हें रिस्क पे लगाने से अच्छा है अपने आप को हेज करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ डिलीवरी पे। डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है हमारा, वो कितना इम्पैक्टफुल मैकेनिज्म है, कितना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, और इंडिया गोल्ड डिलीवरी का क्या अपडेट? जी, डिलीवरी, हमारे जो कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं फ्यूचर्स के, उसके एंड में आपकी अगर पोजीशन ओपन है तो आपको डिलीवरी मिल सकती है, आपके ऊपर सेलर इन्फोर्स कर सकता है डिलीवरी एट दैट पॉइंट इन टाइम। द इंडियन, हमारे यहाँ पे अराउंड 5000 टन के ऊपर चांदी की डिलीवरी आज तक हुई है, और तकरीबन 150 टन के ऊपर गोल्ड की हुई है। इंडियन गोल्ड की जो आप बात कर रहे हैं, वो हमारा मकसद ये था कि उससे इंडियन रिफाइनर्स उसी पेडेस्टल पे आएँ जो LBA में रिफाइनर्स, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो हमने उसके अंदर एक गुड डिलीवरी नॉर्म्स डॉक्यूमेंट बनाया था, उनके टेक्निकल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट्स करवा के, उसमें लगभग 6000 करोड़ का सोना ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी मृत्युंजय जी, इससे डिस्पैरिटीज़ भी कम होंगी, और जो कंट्री का जो प्रीमियम डिस्काउंट ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है वो कंट्रोल। आपने पहले सवाल में कहा था कि आप 1 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, राइट? 1 ग्राम की डिलीवरी होती है क्या? जी हाँ, जी हाँ, अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगी डिलीवरी? बिल्कुल मिल जाएगी। इजीली मिलेगी, नहीं मिलेगी? सर, वो कॉन्ट्रैक्ट ही डिलीवरेबल है, उसमें लगभग 6 हाँ। लाख कॉइन हाँ। डिलीवर हो चुके हैं जब से हमने ये। नहीं, मतलब मैं 1 ग्राम कोई लेगा नहीं वैसे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि अगर कोई हाँ। 1 ग्राम या 1 ग्राम से मतलब 5 ग्राम ट्रेड करे, 10 ग्राम ट्रेड करे तो मिल जाएगी डिलीवरी उनको? सर बिल्कुल मिल जाएगी। इनफैक्ट हमारे जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं, हम्म। फर्दर डोर स्टेप डिलीवरी और अच्छा। सिटी बेस्ड डिलीवरी का भी उसमें रखा गया है प्रोविजन। तो उनका एक सर्कुलर है कि इतने रुपए, इतने केजी, इतने ग्राम्स तक ऐसे स्लैब वाइज मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप शिवांशु जी आपका, और बहुत डिटेल में आपने बताया कि हेजिंग क्यों ज़रूरी है। मतलब कई बार ये सुनने में बहुत ही लगता है कि चलो ये थियोरेटिकल बातें हैं, लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल होता है, कोविड का टाइम आप याद करिए, या फिर जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, उस वक्त उनसे जाकर मिलिए जिन्होंने हेज किया है, और उनसे मिलिए जिन्होंने नहीं किया है। दोनों की स्लीपिंग ड्यूरेशन में आपको फ़र्क दिख जाएगा, है ना? है ना? किसको अच्छी नींद आ रही है, किसको नहीं आ रही। चलिए, थैंक यू वेरी मच इसको डिटेल में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।